किसी भी हादसे के समय ये होता है कि तात्कालीन जो स्थिति होती है, तात्कालिक जो राहत और बचाव होता है, उसी पे सारा हमारा ध्यान केंद्रित हो जाता है और उसके इर्द-गिर्द, उसके आस-पास जो बाकी चीज़ें हैं, उसके जो कारण हैं और भविष्य में उससे जो सबक लिए जाने चाहिए, उससे बिल्कुल ध्यान जो है हट जाता है। और जैसे ही वो एक हादसा निपटता है, तो फिर हम उसके बाकी जो पहलू हैं, उस पर भी से भी जो है हमारा ध्यान चला जाता है। और फिर जब कोई दूसरा हादसा ऐसा होता है, तो फिर वही उसी तरह की पुनरावृत्ति चीज़ों की होने लगती है। इस हादसे में भी हम देख रहे हैं कि लगातार हमारे पास पत्रकारों के, टीवी के जो पत्रकार हैं और अन्य जो लोग हैं, उनके लगातार फ़ोन आ रहे हैं और वो केवल उसी बात पर केंद्रित है कि क्या हो रहा है, क्या क्यों ये हुआ है और उसके इर्द-गिर्द मतलब कैसे लोग बचाए जा सकते हैं या बचेंगे या नहीं बचेंगे, इसी पर सब बात है। और हम देख रहे हैं कि सरकार का भी इसी पर फ़ोकस है कि जो आपदा प्रबंधन के हमारे सचिव हैं, उनका एक बयान एक अखबार में हम देख रहे हैं और वो टेलीग्राफ में वो बयान दिखाई दे रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो जो है जिस तरह का निर्माण यहाँ हो रहा है और इस निर्माण की हमें कीमत चुकानी पड़ेगी और भविष्य में ऐसे हादसे तो दोहराए जाते रहेंगे, होते रहेंगे। इसलिए इसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इस तरह का उनका बयान आया है। तो पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा चार धाम यात्रा मार्ग का प्रोजेक्ट है, इसको लेकर के पहले से ही जिस दिन से शुरू हुआ 2018 से, तब से ही इसको लेकर के तमाम आपत्तियां पर्यावरणविदों ने, वैज्ञानिकों ने, भूवैज्ञानिकों ने और बहुत सारे लोगों ने, हम लोगों ने भी, बल्कि लोग तो यहाँ तक कि कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए कमेटी गठित की, हाई पावर कमेटी गठित हुई। उस हाई पावर कमेटी के पास हम लोग भी गए और अन्य लोग भी अपनी बातें लेकर के वहां गए और ये सब आशंकाएं वहां प्रकट की गई कि जिस तरह के हमारा पहाड़ है, जिस तरह की यहाँ की भौगोलिक भूगर्भिक स्थिति है, उसमें इस तरह के हादसे होंगे। अगर आप सड़क को ज़्यादा चौड़ा करेंगे, ज़्यादा सुविधाजनक बनाने की स्थिति करेंगे, ज़्यादा चौड़ा इसे काटेंगे, जैसे कि उनका मंतव्य था कि इसको 10 मीटर चौड़ा किया जाए। 10 मीटर चौड़ा इसलिए किया जाए ताकि इससे उनको आमदनी हो सके, इस पर टोल टैक्स लगाया जा सके। और उसको लेकर के जब हाई पावर कमेटी ने आपत्ति जाहिर की, तो फिर वो रक्षा मंत्रालय को बीच में ले आए। रक्षा मंत्रालय ने ये कह करके कि ये तो देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है, जो कि शुरू में नहीं था। शुरू में तो ये यात्रा के लिए ही ऑल वेदर रोड, यानी कि हर वेदर में, हर मौसम में ये सड़क चालू रहे, ये चलती रहे, यहाँ निर्बाध यातायात चले, ये बात थी। बाद में इसको चार धाम से जोड़ दिया गया। फिर उसके बाद इसको रक्षा मंत्रालय ने जो है आकर के सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, इसलिए हमको इतनी चौड़ी सड़क चाहिए। फिर हाई पावर कमेटी के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर रवि चोपड़ा, उनको इस्तीफा इस पर देना पड़ा, क्योंकि उनका बिल्कुल अलग उन्होंने अपना मंतव्य पेश किया था और उनका बिल्कुल कहना था कि 5 से 7 मीटर ज्यादा चौड़ा ये नहीं होना चाहिए। अभी हमने देखा बरसात के मौसम में जो हुआ ऋषिकेश से लेकर के, और हम देख रहे हैं देवप्रयाग तक जिस तरह की सड़क की हालत हुई, पूरे 1 महीना यात्रा बाधित रही। और अभी भी जब अभी आप जाइए ऋषिकेश की तरफ, तो आप देख रहे हैं कि ब्यासी से लेकर के और आगे तक का जो मार्ग है, वहाँ अभी भी जो है केवल एक समय में एक गाड़ी के गुजरने का रास्ता बाकी रह गया है। और सारे रास्ते पर जो है सैकड़ों जगहों पर हम देख रहे हैं नए नए भूस्खलन के जोन बन गए। उसी का पार्ट ये उत्तरकाशी में जो ये सुरंग जहाँ हुई है, वहाँ जो है ये उसी चार धाम यात्रा मार्ग का हिस्सा है। और पिछले 4 दिन में दीपावली के दिन जो है सुबह से लेकर के और अब तक 4 दिन गुजर चुके हैं। और पहले तो हमने ये कहा कि भाई इतवार के दिन, संडे के दिन, छुट्टी के दिन ये काम हो कैसे रहा था, क्योंकि ऋषिगंगा के हादसे के दिन भी हमने देखा 7 फरवरी 2021 को, जिस दिन वो आपदा हुई, उस दिन भी संडे था, छुट्टी का दिन, और उस दिन काम चल रहा था। और उस दिन से जो है 4 दिन हो गए हैं और लगातार जैसी यहाँ स्थिति थी, सुरंग में लोग फंसे हुए हैं। पहले दिन जो है सेना को बुला दिया गया, दूसरे दिन कहा गया कि आईटीबीपी को ये काम दे दिया गया है, तीसरे दिन कहा गया कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ अब जो है राहत बचाव का काम देखेंगे, और चौथे दिन जाकर के जो है आपको पता चला कि अब एनटीपीसी ही जो है सुरंग में बचाव का काम करेगी, क्योंकि 3 दिन तक जो भी काम यहाँ ऋणी में आपदा के बाद चल रहा था, तपोवन में राहत का तो 3 दिन तक इनके पास सुरंग का नक्शा ही नहीं था
इस सुरंग में क्या अंदर, क्या उसका मैप है, क्या उसका नक्शा है, कहाँ से अंदर जाया जा सकता है, कहाँ लोग फंसे हुए हो सकते हैं, कोई जानकारी नहीं। और हवा में जो है सारा काम चल रहा है, टीवी के पर्दों पर दिखाई दे रहा है कि अब आर्मी ने ये कर लिया, अब सेना इसमें पहुंच गई है, आईटीबीपी पहुंच गई है, और आपको कुछ पता नहीं। 3 दिन के बाद जाकर के नक्शा आपके पास आया। यही हमने केदारनाथ में जो देखा, यही हमने जो है उसके बाद यहाँ 21 में देखा, और आज भी हम देख रहे हैं कि वही स्थिति है। लगातार टीवी के पर्दे पर और वहाँ लगातार बयान दिए जा रहे हैं। पहले दिन तो जो है 36 और 40 का आंकड़ा ही ठीक से क्लियर नहीं किया गया। कहा गया कि 36 लोग फंसे हैं, और जबकि इनके पास लिस्ट है मजदूरों की, और उसके बावजूद जो है 40 का आंकड़ा 2 दिन बाद जाकर के आपने क्लियर करके लोगों की लिस्ट जारी की। पहले दिन ये नहीं किया। और अभी भी जिस तरह का कि अब ये वाली मशीन आ गई, अब वो मशीन आ गई है, वो देहरादून से आ गई। अभी कुछ देर पहले की खबर है कि जो है दिल्ली से कोई मशीन आ गई है, अब उसे साइट पर पहुंचाया जाएगा। तो जब आप इतना बड़ा निर्माण कार्य कर रहे हैं, इतनी लंबी सुरंग वहां बन रही है, तो उसमें बचाव के काम के ऐसा खतरा उसमें हो सकता है कि क्यों नहीं पहले से आपकी तैयारी है। और अभी भी जो बचाव और राहत को लेकर के जिस तरह की गंभीरता दिखाई जानी चाहिए, वो हमको दिखाई नहीं दे रही है। आपकी कोई तैयारी नहीं। आप जो है 3 साढ़े 3 4 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं, उसमें बचाव कैसे, अगर कोई ऐसी हादसा हुआ तो क्या करेंगे? और आपके पास चाहे ये जोशीमठ का मामला हो, जहाँ की हम 2021 से लगातार कह रहे थे कि यहाँ जो है ये बढ़ने वाला है आपदा, या यहाँ 2021 की बात हो, 2013 की आपदा की बात हो, पहले से चेतावनियां दी जाती रही हैं। यहाँ भी जो उत्तरकाशी में हुआ है, जो सुरंग के अंदर जो हुआ है सिलक्यारा में, वहां भी जो है जो मलबा गिर रहा है, इसके बारे में चेतावनी दे दी गई थी। लोगों ने देख लिया था कि वो झड़ रहा है, वहां से लूज गिर रहा है, लोग पहले इसको बता चुके थे, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बाद वो लूज लगातार गिर रहा है। जैसे वो खोद रहे हैं, साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लगातार गिरता जा रहा है। लोगों की जान वहां अटकी हुई है। तो इसलिए जो ये पूरा विकास का जो मॉडल यहाँ खड़ा हो रहा है, विकास का जो ढांचा खड़ा हो रहा है, अभी हिमाचल में हो, सिक्किम में हमने देखा कि बड़ा हादसा हुआ है। हिमाचल में बरसात के मौसम में जो है 10,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान वहां हो गया है। और अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि इस बात को लेकर के कि हिमालय में ये जो कमजोर पहाड़ हैं, यहाँ विकास का किस तरह का ढांचा खड़ा होना चाहिए। वहाँ जियोलॉजिकल स्टडी, वहाँ जो जियोलॉजिकल जियो फिजिकल स्टडी, कोई उसका कोई गंभीरता उसमें नहीं है। और अगर स्टडी यहाँ की गई, अगर उत्तरकाशी वाले हादसे में भी वैज्ञानिकों का ये कहना है, तो उसमें निश्चित आया हुआ कि यहाँ इस तरह की चट्टानें हैं, यहाँ इस तरह का पहाड़ है, नीचे गिर सकता है। ये चेतावनी रही होगी उसमें, अगर ठीक से अध्ययन किया गया होगा। और नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया? और ये पहला हादसा नहीं है चार धाम यात्रा मार्ग पर। लगातार इससे पहले भी 18 में और 20 में जो है हादसे हो चुके हैं, इसी निर्माण कार्य के तहत जो है वहाँ केदारनाथ मार्ग पर हुआ, यहाँ हुआ। तो लगातार ये हो रहा है, और उसके बाद इतनी चेतावनियों के बावजूद अगर आप चेत नहीं रहे हैं, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। आपदा राहत को लेकर के जो है पूरा, अभी मैं नैनीताल में था, और वहाँ जो है जो ईटीआई है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग जो एकेडमी है, वहाँ इसी को लेकर एक बड़ी कार्यशाला राष्ट्रीय स्तर की थी। वहां भी ये सवाल हमने उठाया कि पोस्ट डिजास्टर को लेकर के, यानी कि आपदा आने के बाद आप राहत बचाव को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन आपदा आने से पहले प्री डिजास्टर क्या तैयारियां होनी चाहिए, इसको लेकर के कोई सीरियसनेस नहीं है, इसको लेकर के कोई बात नहीं है। आप आपदा की प्रतीक्षा, आपदा आए और उसके बाद जो है आप उसका रिलीफ करें, उस पर पैसा खर्च करें। उससे ज़्यादा ज़रूरी था कि आप आपदा आने से पहले उसकी तैयारी करें, लेकिन इसको लेकर के कोई तैयारी नहीं है, कोई सीरियसनेस नहीं है। और पूरा हिमालय जो है लगातार इससे पीड़ित है, और जिस तरह के मौसम का बदलाव हो रहा है, उसमें अतिवृष्टि और ये सब चीज़ें होंगी, और नई नई आपदाएं यहाँ आएंगी। उसको लेकर के हमारी क्या तैयारी है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। और आपकी बड़ी बड़ी बातें हैं, और 4 दिन में आप 40 लोगों का बचाव वहां से निकालने का कोई रास्ता नहीं निकाल पाए। कभी आप कह रहे हैं हम पाइप ले जाएंगे, वो पाइप वहां पहुंचाएंगे, वो भी फेल हो गया। पहले आपने कहा कि आप ड्रिल करेंगे, वो भी फेल हुआ। यह जो कुछ मतलब हमने देखा 2021 में यहाँ जो तमाशा हुआ,
तपोवन में, वही उसी तरह की जो हड़बड़ी, उसी तरह की मतलब जो एक दूसरे के साथ कहीं कोऑर्डिनेशन वाला जो वो है, वो दिखाई दे रहा है कि कहीं एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, वो यहाँ भी दिखाई दे रहा है। इसलिए इस पर बोलने की, हम सबको इकट्ठा होकर के इस पर आवाज उठाने की जरूरत है कि हिमालय में, पहाड़ में आप इस तरह के बड़े निर्माणों को रोकिए। और अभी तो जो मैंने शुरू दिन में लिखा कि अभी तो जो है जब ये निर्माण कार्य होते हैं तो उसमें मजदूर जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, उनका जीवन संकट में रहता है। हम सड़क निर्माण के दौरान देख रहे हैं कि लगातार वहां से पत्थर गिरता है और जो सड़क पर काम करने वाला मजदूर है वो घायल हो जाता है या मर जाता है। लेकिन जब वो सड़क बन जाती है, जब आप कह रहे हैं काम कंप्लीट हो जाएगा, तब उसका जो खामियाजा है आम लोग, हम लोग जो सड़क पर चलने वाले हैं, जो उस टनल से गुजरने वाले हैं, वो उसको भुगतेंगे। और अभी तो रेलवे की टनल पूरी नहीं हुई है। जब रेलवे की टनल पूरी हो जाएंगी और जब वो उस पर रेल चलने लगेगी, तो 2 से 2,500 लोगों का जीवन जो है उसमें संकट पर रहेगा। क्योंकि रेलें तो जो है वो जब चलेंगी तो वाइब्रेशन होगा उसमें पूरी सुरंग में। और अभी ही जो है जब रेलवे की सुरंग बन रही है, तभी उसमें से नीचे सुरंगों में पानी आने लगा है। अभी बरसात के मौसम में उनकी जो सुरंगें हैं बाधित हुई हैं। तो आने वाले समय में सुरंगों का जो पूरा जाल बिछ रहा है, वो कितने बड़े खतरे का हमारे लिए सबब बन सकता है, इस पर सोचने की जरूरत है। जोशीमठ में ही हम देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से 2.5 साल से हमारी लड़ाई है, और अभी तक लोगों के विस्थापन पुनर्वास को लेकर के सरकार के पास कोई नीति नहीं है, कोई प्लान नहीं है। इतने बड़े आंदोलन के बाद केंद्र सरकार ने पैसा जारी कर दिया, पैसा जारी हो गया, लेकिन उस पैसे को खर्च करने का अभी तक कोई तैयारी नहीं है। जोशीमठ कैसे बचेगा, इसका जो हिस्सा आप कह रहे हैं कि 30 से 40% हिस्सा जाने वाला है, जो खतरे में है, उसको बचाने के लिए और बाकी जोशीमठ को बचाने के लिए आप जो निर्माण कार्य करने वाले थे, यहाँ जो स्थायीकरण के काम होने थे, उसको लेकर के लगातार बयानबाजी है कि अब डीपीआर बनने वाली है, बनेगी, कल बनेगी, परसों बनेगी। लेकिन पिछले 1.5 साल 2 साल से जो है कोई तैयारी उसमें नहीं हुई है, कोई डीपीआर नहीं बनी है, कोई सुरक्षा दीवार बनाने को लेकर के, नालियां बनाने को लेकर के, यहाँ के स्थायीकरण को लेकर के कोई योजना आपके पास नहीं है। और लगातार इसको लेकर के हम बोलते रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लेकिन तब यह है तो जहां बात नहीं होगी, जहां बोल नहीं रहे होंगे, जहां आवाज नहीं उठ रही होगी, वहां तो उत्तरकाशी वाली सुरंग के सामने तो आज लोगों ने प्रदर्शन किया है, वहां तो लोग आज मजदूर बोले हैं 4 दिन के बाद। लेकिन यहाँ तो इतना बड़ा आंदोलन था, उसके बाद ये स्थिति है। 150 से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनका अभी कुछ भी नहीं, जिनको मिला है। और हम तो चेतावनी देने के लिए भी आज मैं ये लाइव में आया हूँ कि इसके बाद हम जो है फिर से एक लंबे आंदोलन, बड़े आंदोलन की तैयारी में है कि अगर सरकार जो है इसको, जो विस्थापन पुनर्वास को लेकर के नीति लेकर के नहीं आती, उस पर काम नहीं करती। क्योंकि अभी एक फॉर्म आया है जिसमें विकल्प लोगों से पूछे गए हैं कि आप कहाँ जाएंगे। अब कहीं हम लिख भी दें तो उसका क्या अर्थ है, क्योंकि आपने कोई जगह तो ढूंढी नहीं है, कहाँ लोग जाएंगे इसके लिए कोई आपने स्थान चयन नहीं किया है। उसमें पूछा गया है कि क्या आप बना बनाया मकान चाहते हैं। अच्छा ठीक है, मैं लिख दूं कि बना बनाया मकान चाहता हूँ, है कहाँ वो मकान, बनेगा कब वो। और यहाँ भी जो सुझाव हम लोगों ने दिए थे, कोई अमल उस पर नहीं हुआ। तो इसलिए जो है ये उत्तराखंड लगातार आपदाओं के साए में है। यहाँ लगातार ये सब होने वाला है, जिस तरह के निर्माण यहाँ हो रहे हैं, हिमालय में हो रहे हैं। इसलिए इस पर इकट्ठा होकर के लगातार बोलने की जरूरत है, सरकारों पर दबाव बनाने की जरूरत है कि वो ऐसे निर्माणों से दूर हटें। वो यहाँ के लिए, यहाँ की प्रकृति, यहाँ का भूगर्भ, यहाँ का जो पर्यावरण है, उसके हिसाब से यहाँ के विकास कार्यों को आगे बढ़ाए। जो भी विकास का अर्थ यह है कि उसके केंद्र में यहाँ के लोग हों। यहाँ के लोगों के पास अस्पताल नहीं है, शिक्षा नहीं है, यहाँ बेसिक एमिनिटीज की कमी है, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। और वो चाहती है कि बड़ा निर्माण कोई हो जाए, चौड़ी सड़कें हो जाएं, और जो है उससे उनकी वाहवाही हो जाए। क्योंकि बड़ा निर्माण, बड़ा धन, बड़ा कमीशन, ठेकेदार और ठेकेदारों के जरिए मिलने वाला कमीशन, वो उसका मूल है। इसको समझने की जरूरत है। जोशीमठ को लेकर के हमारा एक और भी एक बात है कि हम चाहते थे कि हमने शुरू से सरकार से मांग की कि जो भी यहाँ निर्माण कार्य होने हैं जोशीमठ के स्थायीकरण के लिए, उसके लिए आप एक जो है मॉनिटरिंग कमेटी बनाए बनाए, ताकि जो है लोग उसको देख सकें जो काम हो रहे हैं।
किस स्तर के, किस गुणवत्ता के हो रहे हैं, समय पर हो रहे हैं या नहीं। अगर 4 साल बाद, 5 साल बाद वो करेंगे, तब तक तो पूरा जोशीमठ नीचे जा चुका होगा, तब उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। समयबद्ध उस काम को होना था, ताकि जो है आने वाली बरसात से पहले यहाँ जो है स्थायीकरण के काम हो जाएं, ताकि जो हिस्सा चला गया है, उसके बाद जो बचा हुआ हिस्सा है, उसको कैसे हम जोशीमठ को सुरक्षित करें। तो ये सब चीज़ें, चाहे वो जोशीमठ का सवाल हो, उत्तरकाशी का मामला हो या बाकी जगह हो, इन सब पर जो है ये पूरे हिमालय पर, पूरे उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र पर ये संकट है, इस पर जो है हम सबको मिलकर के बोलने की ज़रूरत है। और केवल तात्कालिक राहत नहीं कि अभी वो मज़दूर निकल जाएँ अगर कल के दिन या 4 घंटे बाद या 10 घंटे बाद, और उसके बाद फिर हम सब भूल जाएँ, नहीं। हमको जो है इसके पीछे का जो पूरा गणित है, इसके पीछे की जो पूरी राजनीति है, उसको भी, और यहाँ जो भविष्य में होने वाला है, उससे हम कैसे बचें, उस पर भी बोलने की, अभी जबकि एक हादसे होते हैं तभी चेतने की ज़रूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि सरकारें चेतती नहीं हैं। चाहे वो 13 की आपदा के बाद हाई पावर कमेटी बनी, उसने बहुत सारे सुझाव दिए, उन पर कोई अमल नहीं हुआ। 2021 की आपदा आई, हमने सब कुछ देखा, उस पर जो है कोई अमल नहीं हुआ कि उससे कैसे बचेंगे। अभी भी सरकार कह रही है कि उन्होंने एक कमेटी इस पर गठित की है, लेकिन हमें कोई भरोसा नहीं है कि वो कमेटी की कोई रिपोर्ट आएगी, और रिपोर्ट आ भी गई तो उस पर कोई अमल होने वाला है। 2021 में 200 से ज़्यादा लोग मरे, लेकिन किसी कंपनी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कौन जिम्मेदार था उस हादसे के लिए, आज तक हमें नहीं पता। हम लोग तो गए थे कोर्ट में कि भाई कम से कम किसी पर जिम्मेदारी आयद हो इस बात की कि वो 200 250 लोग जो मरे हैं, वो किसकी वजह से मरे, उनके लिए कौन जिम्मेदार है। लेकिन कोई, किसी पे कोई जिम्मेदारी आयद नहीं हुई है। अभी भी उत्तरकाशी में जो हुआ है, हमारी ये मांग है कि उसके लिए जिम्मेदारी आयद होनी चाहिए। कौन लोग हैं वो जिन्होंने इस बात की अनदेखी की कि वो लूज गिर रहा है, और उसके बाद भी उन्होंने उसको काम को जारी रखा। वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए, लोगों की जान को जिन्होंने खतरे में डाला, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि हो क्या रहा है, एक बड़ी कंपनी है, उस कंपनी ने किसी और कंपनी को ठेका दिया, और उसने किसी और को ठेका दिया है। और तब वो क्या कर रहा है, क्योंकि जो है अगर वो टीबीएम मशीन लाता है तो बहुत खर्चा लगता है, तो वो विस्फोटकों के जरिए सुरंग बना रहे हैं। जब आप विस्फोट टनल के अंदर करेंगे तो न सिर्फ उस इलाके को खतरा होगा, उसके आसपास का पूरा इलाका हिल जाएगा। लोग बता रहे हैं कि उस टनल में बहुत दिनों से पानी का रिसाव हो रहा है, ऊपर के गांवों से जो है पानी का स्रोत का पानी जो है सुरंगों के अंदर आ रहा है, या उस सुरंग के अंदर आ रहा है, और उस सुरंग में सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं। यहाँ हमने ऋणी में भी देखा, जो तपोवन में, कि सुरंग के अंदर कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं। लोगों को बाहर निकलने के, अगर कोई ऐसा हादसा हो तो वो उससे बच सके, निकल सके, उसके कोई इंतजाम नहीं। तो हम अपने घर में भी कोई बीमारी होगी, कुछ होगी, फर्स्ट एड बॉक्स रखते हैं, सर दर्द बुखार इसकी दवाई रखते हैं, कि अगर कोई ऐसी बात हो तो कम से कम हम जो है अपना बचाव कर सके। तो ऐसा फर्स्ट एड, ऐसी कोई सुरक्षा की बात वहां हम देख नहीं रहे हैं। जब आपदा हो जा रही है, जब प्यास लग रही है, तब आप कुआं खोद रहे हैं, तब आपको ड्रिलिंग मशीन भी चाहिए, दूसरी मशीन भी चाहिए, अब कोई मशीन दिल्ली से, कोई सहारनपुर से, कोई देहरादून से आ रही है। वहां पे क्यों नहीं साइट पर ये सब चीजें मौजूद हैं? तो इन सब से सबक लेने की जरूरत है। सबक ये सरकारों के लिए नहीं, सबक हमारे लिए, कि हम सरकारों पर अपनी नीति बदलने के लिए, सरकारों पर जिम्मेदारी आयत करने के लिए, लोगों पर, उन लोगों के लिए जो जिम्मेदार हैं उनको जो है इस बात की सजा मिले, और भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए सरकारों पर नीति, सही नीति यहाँ के लिए बने, उसके लिए दबाव बनाने की हमको जरूरत है। और जोशीमठ को लेकर के भी हमारा ये कहना है कि सरकार जल्द से जल्द यहाँ के पुनर्निर्माण के काम, जोशीमठ के स्थायीकरण के काम, यहाँ लोगों का विस्थापन पुनर्वास का काम शीघ्रातिशीघ्र करे। और नहीं तो फिर हम जो है एक नए आंदोलन, वैसे भी हम अभी भी आंदोलन में हैं, अभी भी लड़ाई में हैं, लगातार पूरे देश भर में जहाँ जहाँ लोग जोशीमठ को लेकर के चिंतित हैं, वहाँ लोग हमें बुलाते हैं, वहाँ हम जोशीमठ की बात, पर्यावरण की बात, इस हिमालय में जो कुछ हो रहा है इसकी बात लेकर के जा ही रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में है। और यहाँ भी जोशीमठ में लगातार लोग जिन समस्याओं से, अभी परसों दीपावली थी, लोग इसी बात को लेकर के परेशान थे, उन टूटे फूटे घरों में, दरार वाले घरों में लोग अपनी दीपावली किसी तरह मना रहे थे। मैं जब गया लोगों के बीच में, लोग इस सब को लेकर के चिंतित हैं, परेशान हैं कि उनके भविष्य का क्या होगा।